राजकुमारी अन्नुडिटी। लेकिन शिप्रा को जोरों की प्यास लगी थी तो उसने पानी पी लिया। शिप्रा बोली, मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है, मैं पानी पिए बिना नहीं रह सकती। पानी पीने के बाद शिप्रा को नींद आने लगी। शिप्रा अपनी बंद होती आंखों से बोली, मुझे नींद आ रही है। तानिया उसे ऐसे देख बोली, तबीयत तो ठीक है तेरी? फिर हैरानी से बोली, ये तो पानी पीते ही सो गई, कहीं पानी में तो कुछ। सोते ही शिप्रा सपना देखने लगी। उसने खुद को एक राजकुमारी की वेशभूषा में देखा। आहा, इन कुंडलों में किसका दिल ना उलझ जाए। राजकुमारी बोली, अब किसे उलझाना है? ये दिल तो पहले से ही किसी की घनी पलकों में उलझा हुआ है। राजकुमारी के गहने बदलती एक दासी ने उसके मन की थाह लेनी चाहिए। तो अब राजकुमारी अरुंधति मिलन की तैयारी में है। राजकुमारी अरुंधति दासी की बात सुन बोली, बस कुछ पलों की प्रतीक्षा है। मंदिर के महंत जी से बात हो गई है। आज रात 10 बजे का शुभ मुहूर्त है। बस एक बार विवाह हो जाए, फिर तो पिताजी महाराज कुछ कर नहीं पाएंगे। तभी एक दासी दौड़ते हुए कमरे में आई। दासी घबराकर बोली, राजकुमारी अरुंधति, अनर्थ हो गया। महाराज को हमारी योजना का पता चल गया, वो इधर ही आ रहे हैं। जल्दी से आप ये शादी के कपड़े और गहने उतार दीजिए और खिड़की से कूदकर मंदिर पहुंच जाइए। आपको सामान्य वेशभूषा में देख रास्ते में किसी को शक भी नहीं होगा। और आनन फानन में अपनी वेशभूषा बदल राजकुमारी ने अपने प्रेमी तनिष्क के बारे में पूछा। और तनिष्क? दासी राजकुमारी अरुंधति के सवाल पर बोली, कोई समाचार नहीं है। राजकुमारी अरुंधति अभी खिड़की से कूदने ही वाली थी कि महाराज आ गए। महाराज गुस्से से बोले, राजकुमारी अरुंधति, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस दासी के पुत्र से विवाह करने के बारे में सोचने की? और उसको मेरे उपकारों का भी ख्याल नहीं रहा। राजकुमारी अरुंधति महाराज की बातें सुन रोने लगी थी। रोते रोते वो सुबकने लगी थी। राजकुमारी अरुंधति सुबकते हुए बोली, क्षमा करें पिताजी महाराज, क्षमा करें। तनिष्क की योग्यता को देखते हुए ही आपने उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। फिर महाराज राजकुमारी अरुंधति की बात सुन गुस्से से चिल्लाकर बोले, फिर क्या? गूधड़ में रहने वाले उस तनिष्क का आसमान का सितारा बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उसे इस विश्वासघात की सजा अवश्य मिलेगी। अरुंधति को कैद किया जाए। चलो गुस्ताख लड़की। अरुंधति उनकी बातें सुन बोली, क्षमा कर दें पिताजी महाराज, क्षमा करें। लेकिन अरुंधति की एक न सुनते हुए उसे एक अंधेरे बंद कमरे में कैद कर दिया गया। अरुंधति रोते हुए बोली, पिताजी महाराज, दरवाजा खोलिए। कोई है? कोई है? तनिष्क, मेरे तनिष्क। कुछ समय बाद अचानक उसे बाहर से आती कई तरह की आवाजें सुनाई दी। अरुंधति ने दौड़कर कमरे की जालीदार खिड़की खोली और महाराज ने महल की मुख्य झल्लाद को बुलाया था। महाराज बोले, ये काम अब तुम्हें करना है विराटनी, मैं जाकर महंत को देखता हूँ। विराटनी महाराज की बात सुन बोली, जो आज्ञा महाराज। बाहर से आती तनिष्क की आवाजें राजकुमारी को बैचेन करने लगी। अरुण, अरुण, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अरुंधति रोते हुए बोली, तनिष्क, मेरे तनिष्क। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और अरु आ आ आ। अरुंधति को जमीन पर खून के छींटे दिखाई दिए। अरुंधति खून देख रोते हुए बोली, तनिष्क नहीं। और शिप्रा चीखते हुए नींद से उठ गई। नहीं। तानिया शिप्रा की चीख सुन उसे देख बोली, क्या हुआ शिप्रा? शिप्रा को सामने रखे पानी के ग्लास में अजीब तरह के खून के थक्के तैरते नजर आए। ये वही ग्लास था जिसका आधा पानी शिप्रा ने पिया था। शिप्रा ने एक झटके से ग्लास उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। आह नहीं। तानिया उसे ऐसे देख बोली, शिप्रा तू ठीक तो है? क्या कोई डरावना सपना देख लिया था? कहाँ जा रही है शिप्रा? शिप्रा वहां से जाते हुए बोली, बस यही। वैसे आना और जाना अपने बस में कहाँ? तानिया शिप्रा की अजीब बात सुन बोली, है क्या मतलब? आगे शिप्रा को एक गलियारा दिखता है और उसके कदम खुद ब खुद उधर बढ़ने लगते हैं। शिप्रा चलते हुए अपने मन में बोली, मैं जाना नहीं चाहती। फिर ये कौन सी ताकत मुझे उधर खींचे ले जा रही है? रोकना चाहूं भी तो पैर रुक नहीं रहे। अचानक शिप्रा को कुछ दिखा। ये दीवार पर महाराज और राजकुमारी अरुंधति की तस्वीर थी। शिप्रा तुरंत वहां से भागी। भागती हुई शिप्रा एक स्टूल से टकराई। ओह आउच! और स्टूल पर रखा बैग गिर गया। धप! शिप्रा ने बैग खोला तो सामान में वही कपड़े थे जो उसने सपने में पहने थे। ये कैसे हो सकता है? सामानों में शिप्रा को एक चिट्ठी दिखी जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था। शिप्रा चिट्ठी को देख बोली, चिट्ठी? मेरे लिए चिट्ठी? और गहरे आश्चर्य में डूबी शिप्रा ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। बहुत प्रतीक्षा करवाई अरु, पर आखिर तुम आ ही गई। अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यही हूँ, तुम्हारे ठीक पीछे। चिट्ठी पढ़कर शिप्रा ने पीछे देखा तो तब तुम। शिप्रा पीछे मुड़ी तो उसे रेखा खड़ी दिखाई दी। ये क्या है रेखा? रेखा बोली, ये तो होना ही था। समय का घोड़ा तिरछी चाल से चलकर आज फिर बरसों बाद शतरंज के उसी खाने में आया है। शिप्रा उसकी बातें सुन बोली, ये तुम क्या पहेलियां बुझा रही है? साफ साफ बताओ। रेखा बात बदलते हुए बोली, कुछ नहीं, बस चंद्रमा के घटने बढ़ने का खेल है। फिर आज तो दूज की रात है, आप बैठिए चलकर। और शिप्रा के सोफे पर बैठते ही मुख्य दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। भड़ाक! दरवाजे से शमशेर अंदर आया। शमशेर रेखा को देखकर चौंक गया। तुम?
शिप्रा बोली, तुम इसे जानते हो? शमशेर हिचकिचाकर बोला, वो छोटी मालकिन, ये हमारी घरवाली चंद्रमणि है। शिप्रा शमशेर की बात सुन सोचते हुए बोली, घरवाली? फिर तुम इसे देखकर चौंके क्यों? और ये चंद्रमणि, इसका नाम तो रेखा है। शमशेर शिप्रा की बात सुन हड़बड़ाकर बोला, जी छोटी मालकिन, असल में बहुत दिन बाद मिले हैं और नाम भी वही याद रह गया। तभी उन्हें एक छोटी बच्ची दिखी। शिप्रा के पापा उस बच्ची को देख बोले, ये छोटी बच्ची इतने भयानक जंगल में रात में कैसे? शिप्रा के पापा जीप से उतरकर आए और पूछा, इतनी रात में तुम यहाँ कैसे बेटा? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? वो लड़की बोली, मैं तो कब से यहाँ हूँ, रास्ता तो आप भटके हैं। बस अमलतास के पेड़ों की कतार जिस जिस दिशा में जाए उसी दिशा में मुड़ते जाना। शिप्रा के पापा वापस जीप में बैठ सोचते हुए बोले, लेकिन इस बच्ची को कैसे पता कि हमें कहाँ जाना है? शिप्रा के दादाजी चिंता में बोले, सोचने का समय नहीं है, हमारी बच्चियां खतरे में है। वो रहे अमलतास के पेड़। उनके आगे बढ़ते ही वह बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। हाँ 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 हाँ, वो लड़की हंसते हुए बोली, आखिर इस यज्ञ की पूर्णाहुति का समय भी आ ही गया। उधर हवेली में शिप्रा और तान्या झरबेरिया की कोठरी में जाने के लिए निकल रही थी। शिप्रा तान्या की बात सुन बोली, ठीक है तान्या, तुम मेरे साथ आओ। तान्या और शिप्रा के बाहर निकलते ही दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। शिप्रा दरवाजे की तरफ देख बोली, ये बंद कैसे हो गया? तान्या बोली, पता नहीं यार, यहाँ की हर बात समझ से परे है। शिप्रा बोली, हाँ चलो उस झरबेरिया की कोठरी में देखते हैं क्या होता है। तान्या बोली, जाने हम कहाँ फंस गए। शिप्रा उसकी बात सुन बोली, शायद इस हवेली से निकलने के बाद अब इस जंगल से बाहर निकलने का भी कोई क्लू मिले। आओ चलें। तान्या बोली, ईश्वर करे ऐसा ही हो। शिप्रा बोली, तो चलें कोठरी की तरफ। तान्या उसकी बात सुन बोली, चलो यहाँ से निकलने की हर कोशिश तो करनी ही है। दोनों मोबाइल का टॉर्च ऑन कर उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगी। तान्या परेशानी में बोली, हमें तो हवेली के पीछे जाना है, पर जाएं कहाँ से? ऐसा लगता है कि पूरी चौड़ाई में हवेली ही फैली हुई है। तभी एक काली बिल्ली ने कहीं से छलांग लगाई और शिप्रा के हाथ पर अपना एक पंजा मारा, जिससे उसका मोबाइल हाथ से छूटकर गिर गया। आउच! मेरा मोबाइल! शिप्रा झुककर मोबाइल उठाने लगी और मोबाइल के जलते टॉर्च की रोशनी में उसे एक कोठरी दिखाई दी। कोठरी? तो क्या कोठरी का रास्ता दिखाने के लिए उस बिल्ली ने मेरी कलाई पर पंजा मारा था? शिप्रा तान्या से बोली, हमें यहाँ से दाई तरफ जाना है। तान्या। उन्होंने कोठरी के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, कोई है? घायल दोस्त, प्लीज बोलो, क्या तुम हो अंदर? पर कोठरी से कोई आवाज नहीं आई। शिप्रा बोली, कुछ पता नहीं चल रहा, अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। फिर कोठरी के अंदर जाने का एक छोटा सा दरवाजा उन्हें दिखा और वे बैठकर सर झुकाकर अंदर जाने लगी, जैसे किसी सुरंग में प्रवेश कर रही हो। शिप्रा अंदर जाते हुए बोली, ओह कितना छोटा दरवाजा है। तान्या शिप्रा के पीछे अंदर जाते हुए बोली, यार बिना बोले घुसो और थोड़ा जल्दी करो। पर शिप्रा के अंदर जाते ही वह दरवाजा बंद होने लगा और तान्या का हाथ उसमें फंस गया। तान्या दर्द से बोली, आई शिप्रा, शिप्रा, दरवाजा बंद हो रहा है, मेरा हाथ फंस गया, शिप्रा आई। पर शिप्रा को बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह कमरे में खड़ी आश्चर्य से चारों तरफ देख रही थी। शिप्रा आसपास देखते हुए बोली, यहाँ तो सब कबाड़ भरा है, शायद कुंवारी लड़कियों को यही दिखता हो। ओहो, मैं भी क्या उस बेवकूफ रेखा की बातों में आ गई। शिप्रा ने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा, उसे वो पहले जैसा ही खुला हुआ दिखा। शिप्रा अपने मन में बोली, ये तान्या की बच्ची, जब अंदर आना ही नहीं था तो हवेली में ही रुक जाती, जाने वह किधर चली गई। तभी शिप्रा को कराहने की आवाजें सुनाई दी। शिप्रा बोली, ये आवाजें, लगता है घायल दूसरी तरफ है, आगे बढ़कर देखती हूँ। तभी अचानक शिप्रा के सर पर एक भारी बड़ा सा बर्तन गिरा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उधर जीप में दादाजी और शिप्रा के पापा काफी परेशान थे और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दादाजी सामने देखते हुए बोले, वो रहा तीसरा अमलतास का पेड़। शिप्रा के पापा बोले, पर ये अमलतास के पेड़ सीधी रेखा में तो है ही नहीं, कोई इधर कोई उधर। उस बच्ची ने रास्ता इतना जिग जैग क्यों बताया है? और फिर आगे अमलतास के पेड़ खत्म हो गए। शिप्रा के पापा गुस्से से बोले, धत्त तेरे की, आगे तो अमलतास के पेड़ है ही नहीं, ये पूरा जंगल ही महुआ के पेड़ों का है। बित्ते भर की लड़की बेवकूफ बना गई। शिप्रा के दादाजी बोले, बेवकूफ नहीं बना गई, उसने जानबूझकर भेजा है यहाँ हमें। वो पेड़ पर देखो, महुए के उस पेड़ पर कई जोड़ी पायलें लटक रही थी, जिन पर दूज के चांद की आकृतियां बनी हुई थी। शिप्रा के पापा हैरानी से बोले, पायलें? ये सब क्या है पिताजी? शिप्रा के दादाजी बोले, अभी कुछ मत पूछो, जल्दी गाड़ी बैंक करके वहीं पहले वाली जगह पर पहुंचो। शिप्रा के पापा ने तुरंत जीप बैक की। जीप पहले वाली जगह पर पहुंची, लेकिन अब वहां वह बच्ची नहीं थी। वहां भी पेड़ों पर चांदी की वैसी ही पायलें लटकी हुई थी। शिप्रा के दादाजी गंभीर होकर बोले, बेटा, दूज के चांद की डिजाइन वाली इन पायलों का दिखना शुभ संकेत नहीं है, हमारी बच्चियां जरूर खतरे में हैं।
शिप्रा के पापा दादाजी की बात सुन परेशानी में बोले, खतरा? किस वजह से? क्या जानवरों से, इंसानों से, या फिर? शिप्रा के दादाजी आसमान की तरफ परेशानी में देखते हुए बोले, नहीं, वो देखो, आसमान में दूज का चांद और पेड़ पर चांदी की पायलें, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। शिप्रा के पापा ने क्रोध, परेशानी और अचरज भरे भावों से अपने पिता को देखते हुए पूछा, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस इलाके के बारे में जानते हैं क्या? आपकी भी तो यही कहीं एक हवेली थी, अब कहाँ है? आप कभी उसके बारे में कुछ अधिक बताते भी नहीं हैं। पीछे बैठी लड़की बोली, अरे साहब, आपने तो हमको दुविधा में फेंक दिया। ड्राइविंग सीट में बैठा लड़का बोला, चलिए मैं आपको रूपगढ़ की सीमा तक छोड़ दूंगा, लेकिन उसे आगे नहीं। अभ्युदय गाड़ी में बैठते हुए बोला, लेकिन क्यों? जो लड़का गाड़ी चला रहा था बोला, शाप है साहब उस गांव को, वहां जाने वाला कोई मर्द बच नहीं पाएगा। अभ्युदय उसकी बात पर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? लिफ्ट देनी नहीं थी तो वैसे बोल दो। लड़का, बकवास क्या साहब, आप पढ़े लिखे लगते हैं, विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर मर्दों के साथ जो हो रहा है उसे देखने के बाद सब कोई समझ गए हैं। तभी रूपागढ़ की सीमा आ जाती है। अभ्युदय गाड़ी से उतर उस लड़के की तरह आ जाता है। वो लड़का फिर से चेतावनी देते हुए बोला, ध्यान रखना साहब, इस गांव में सबके जान को खतरा है। राम राम। ये बोल वो सब चले जाते हैं। अभ्युदय जाती हुई गाड़ी की तरह देखते हुए बोला, ये किसकी बात कर रहा था? दूसरा आदमी है जिसने किसी ऐसी ताकत का जिक्र किया है। अब देखना पड़ेगा कि गांव में लोग क्या कहते हैं। ये बोल अभ्युदय गांव की तरफ चलने लगा। जब वो गांव में आया तो देखा अंधेरे में थोड़ी दूर पर एक आदमी लालटेन पकड़े उसे ही देख रहा था। वो आदमी अभ्युदय की तरफ देखते हुए बोला, लगता है यही है वो पुलिसिया। अभ्युदय जब उस आदमी के पास पहुंचा तो आदमी उसे बोला, राम राम सा, घनी देर लगा दी आते आते, तुम्हारे पांव तो आपकी राह देखते देखते दर्द करने लगे। अभ्युदय उसकी बात पर बोला, और मेरे चल चल कर कोई लिफ्ट देने वाला भी नहीं था, न बस आपके गांव तक आती है। वो आदमी उसे देखते हुए बोला, छोटा गांव पड़े ऐसा, सरकार को जरूरत ना लगे बस आने जाने की। चलिए आप थक गए होंगे, आपकी ठहरने की व्यवस्था दिखते हैं। ये बोल दोनों लालटेन की रोशनी में चलने लगते हैं। अभ्युदय अपने बैग को उठिए चलते हुए बोला, ये सारी लाइट्स क्यों बंद है? वो आदमी अभ्युदय के सवाल पर बोला, लाइट तो यहाँ पे सा आती जाती ही रहती है, शायद रात को आ लौटे। वो आदमी एक घर की तरह इजरा करके बोला, सा ये घर गांव की मास्टरनी का है। म्हारे को खुशी होती घर आप हमारे यहाँ पधारते, पर म्हारे घर में घने लोग हैं, फिर आना मुलाकात करवा देंगे। मास्टरनी घनी नेक छोरी है, माँ सरस्वती की प्रतिमा। एक घर का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, बाईसा, अरे ओ बाईसा, कट्ठे गयो? एक सुंदर सी लड़की दरवाजा खोल बोली, इस लाइट को भी अभी जाना था। मुखिया जी आप हैं क्या? आ गए उन दरोगा को लेकर? मुखिया जी उस लड़की की बात पर बोले, हाँ मास्टरनी जी, ये अभी ही पधारे हैं, तो मैं सीधा इन्हें इनका कमरा दिखने लगे आया। लड़की मुखिया जी से बोली, अच्छा आपको तो गेस्ट रूम कहाँ है पता ही है, आप दिखा दे इन्हें, आज रात का खाना मैं दे दूंगी, कल से ये अपने आप दिखे। अभ्युदय उस लड़की को कुछ सोचते हुए देखने लगा और बोला, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अभ्युदय घर के अदंड जाते हुए बोला, थैंक यू मैम, मैं गेस्ट रूम देखाता हूँ। वो लड़की उसे रोकते हुए खाने की प्लेट देते हुए बोली, रुको, खाना लेके ही जाओ, मुझे सोने भी जाना है। तभी लाइट आ गई। मुखिया जी लाइट की तरह देखते हुए बोले, लो भैया, बिजली भी आ गई। जब लाइट की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो चौंक जाते उस लड़की के हाथ में से खाने की प्लेट गिर जाता है। वो लड़की गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभ्युदय बोला, मैं तो यहाँ रहने के लिए। मुखिया जी अभ्युदय के कंधे पर हाथ रख उस लड़की से बोला, बाईसा, यही तो है नए दरोगा साहब। वो लड़की बोली, ओह मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि पुलिस में कुत्तों को भी भर्ती किया जाता है। अभ्युदय गुस्से से बोला, प्रीति जबान संभाल कर बात करो, मुझे पहले मालूम होता कि ये तुम्हारा घर है तो कभी यहाँ कदम न रखना। प्रीति अभ्युदय को उंगली देखते हुए बोली, अब तो पता चल ही गया ना, तो अब तक क्यों खड़े हो इधर? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। मुखिया जी थोड़े परेशान होकर बोले, भाई साहब नए नए दरोगा जी हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अब इतनी रात गए, भला कहाँ जाएंगे? प्रीति, अरे नर्क जाए चाहे पाताल, मुझे उससे क्या लेना देना? ऐसा नीच आदमी बस मेरे घर नहीं रहना चाहिए। मुखिया जी ने कुछ कहा चाहा पर बाईसा। अभ्युदय ने समझने के लहजे में कहा, प्रीति मैं सच मुझ अनजाने में यहाँ चला आया हूँ, मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। प्रीति सुबह होते नहीं, अभी के अभी निकलो। तुम जैसे घटिया, नीच और लालची आदमी को मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभ्युदय प्रीति के ऊपर लगभग गुस्से से चढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, प्रीति। प्रीति भी उसे उंगली देखते हुए बोली, आवाज नीचे। दरोगा जी ये मेरा घर है, आपकी ढोंगी कुलटा माँ का नहीं। अभ्युदय गुस्से से बोला, हदद से आगे मत बढ़ो प्रीति, खबरदार अगर मेरी माँ के बारे में एक और लफ्ज बोला तो। प्रीति भी गुस्से से चिल्लाकर बोली, अरे हट हरामखोर, वर्दी का रौब किसी और को दिखना, इस वर्दी के पीछे छुपी लोमड़ी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चल
अब निकल यहाँ से, वरना मुंह पर चप्पल खाएगा। मुखिया जी को अभ्युदय के लिए अपने ही घर में थोड़ी जगह बनानी पड़ी वाला था, क्योंकि न तो प्रीति अभ्युदय को अपने घर ठहराने वाली थी और न ही अब अभ्युदय वहां रुकने। उस वातावरण में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से अभ्युदय बेहद हताश महसूस हो रहा था। अभ्युदय खटिया से उठ बैठाते हुए अपने मन में बोला, इतनी थकान के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही, ना जाने कैसी जगह है ये। और छत से पूरे गांव को देखते हुए मन में बोला, सब कुछ कितना वीरान और धुंधला है। ऐसे लग रहा है मानो पूरा गांव खाली है और मैं इकलौता इंसान बचा हूँ।